हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इसमें हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2018 की और इसको हम सॉल्व करेंगे। पूरा पेपर प्राइमरी लेवल का है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि हमारा ये प्रयास कैसा लगा और आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो आइए शुरू करते हैं। CDP है, तो CDP 2018 का जो पेपर हुआ था, कि ये एक ही पेपर हुआ था, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है कि बच्चों को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लैंगिक भूमिकाएं ग्रहण करते हैं कौन? समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन और मीडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 हो जाएगा, ट्यूशन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे मीडिया, समाज एवं संस्कृति के मध्य लिंग द्वारा पहचाने जाते हैं और इन सभी में उनकी गिनती या तो पुरुष लिंग के रूप में होती है और या फिर स्त्री लिंग के रूप में होती है। लेकिन जब वे ट्यूशन ग्रहण करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें विद्यार्थी समझा जाता है। तो अगर देखा जाए तो ट्यूशन में क्या होता है, उन्हें सिर्फ विद्यार्थी समझा जाता है, बाकी सामाजिकरण, संस्कृति और मीडिया, इन तीनों में उसे लिंग के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ट्यूशन सही हो जाएगा, 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में यह है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, या वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए वे पक्षपाती हैं। कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में मानकीकृत मूल्यांकन शिक्षा में एक प्रेरक शक्ति का रूप ले चुका है और हालांकि इसे अभी तक सार्वभौमिक नहीं माना गया है। और इस संदर्भ में जब परीक्षणों को मानकीकृत किया जाता है तो इसका मतलब है कि छात्रों का एक विशेष समूह वही परीक्षा देगा जिनका उसी तरह से स्कोर और विश्लेषण किया जाएगा, और प्रत्येक छात्र का स्कोर परिणाम तब समूह के बाकी छात्रों की तुलना में यह देखने के लिए होता है कि छात्रों ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। चूँकि स्कूल और शिक्षक जो हैं इस परीक्षण को मुख्य धारा का परीक्षण स्वीकार करते हैं और इसीलिए वे क्या हैं, आलोचना के पात्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है कि, क्या कहता है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, या बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है, यानी इसे किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। तो ये क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की बुद्धि होती हैं। पहली 2 को स्कूल में विशेष तौर पर महत्व दिया गया है और अगली 3 सामान्यतः कला से जोड़ी जाती हैं और अंतिम 2 वे हैं जिन्हें हार्वर्ड गार्डनर ने व्यक्तिगत बुद्धि का सिद्धांत कहा। और हार्वर्ड गार्डनर का यह मानना था कि किसी व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक बुद्धि हो सकती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बुद्धि के 7 कारक संतुलित रूप से होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हमने बहुत अच्छे से देख लिया। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिए, आपका बहुत अच्छे से पेपर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यानी शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कहाँ? ऑप्शन देखते हैं, दिया है कि बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, या आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, या बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनसे सीखने के अंतराल की पूर्ति करने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो या फिर 4 नंबर ऑप्शन दिया है इसका कि बच्चों को प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 ही सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की प्रगति और उनके उपलब्धि स्तर को जानने के लिए सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। और सीखने के मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो सार्वजनिक हो जाता है और परिणाम प्रतीकों या चिन्हों के रूप में इस तरह से आते हैं कि छात्र कितना सीख रहा है इस बात का पता चल जाता है। जबकि सीखने के लिए मूल्यांकन सीखने के दौरान ही होता है, अक्सर एक से अधिक बार होता है, ना कि केवल अंत में। छात्र वास्तव में समझते हैं कि उन्हें क्या सीखना है, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है और उन्हें अपने काम को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रतिक्रिया और सलाह दी जाती है। अतः दोनों बच्चों की प्रगति से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है
4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, या बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, या ऑप्शन नंबर 4 दिया है कि इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, क्योंकि सतत तथा व्यापक मूल्यांकन से आशय है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की वह प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। यह निर्धारण के विकास की प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है, और ये उद्देश्य व्यापक आधारित अधिगम और दूसरी ओर व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन तथा निर्धारण की सततता में हैं। और इसमें अधिगम के अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, पुनः परीक्षण और स्वयं मूल्यांकन एवं छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है, किसके कारण? एक संसाधन समृद्ध वातावरण के कारण, सफल माता पिता के कारण, एक अनुशासित दिनचर्या के कारण, या आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतः क्रिया के कारण। तो बच्चों में प्रतिभाशालिता जो है वो क्या हो सकती है? आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतः क्रिया के कारण हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो क्या है? जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। दूसरा दिया है ऑप्शन कि उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें, या बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले छात्रों को जब कक्षा के शैक्षिक वातावरण में ढाला जाता है तो उनके अंदर विद्यमान प्रतिभा का कक्षीय माहौल से आपसी सम्मिलन होता है, तो इसलिए उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 1 जो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है दिया है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किस पे? ऑप्शन दिए हैं, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के संदर्भ पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका, क्योंकि रचनात्मकता जो होती है वो नए विचारों को विभिन्न समस्याओं के एवज में उद्घाटित करने की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है? अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है नहीं है, क्योंकि इसे अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं इसको, या ADHD बोलते हैं। यह एक ऐसी अवस्था होती है जो कि बच्चे के सामान्य व्यक्तित्व विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करती रहे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना ये क्या है? एक उपयुक्त तरीका नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिसलेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं, प्रत्यास्थी हैं या विकलांग हैं। तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 यानी कि सृजनात्मकता है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, यानी कि अलग अलग सोचना क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। और इसका लक्ष्य कम समय में किसी विषय के बारे में कई अलग अलग विचार उत्पन्न करना है, और इस तरह की थिंकिंग वाले बच्चे अक्सर सृजनशील होते हैं। ये इसका और एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन
नहीं करता है। कौन नहीं करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, या सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3, यानी कि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। यानी कि जब भी किसी कक्षा में शिक्षक के द्वारा अधिगम कार्य संपन्न किया जाता है तो उस समय उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी समस्या का निदान प्रस्तुत करते समय बिल्कुल ही ईमानदार बना रहे, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का इस्तेमाल करे और किसी भी समस्या को हल करने के क्रम में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए तैयार रहे। ऐसा करते हुए वह शिक्षक एक योग्य शिक्षक साबित होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि निम्न में से कौन सा एक संवेग है? कौन सा एक संवेग है? डर, ध्यान, उत्तेजना या स्मृति? तो कौन सा एक संवेग है? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डर। डर क्या है? एक संवेग है, क्योंकि भौतिक हम भावनाएं जो होती हैं भौतिक जीवन से हमारे संबंधित होती हैं, और ये भौतिक जीवन से संबंधित संवेदनाएं होती हैं। वे मूलतः हमारे बाह्य मन की वृत्तियां होती हैं, प्रवृत्तियां होती हैं। और भावना का मतलब सिर्फ दूसरों की तकलीफ़ों को समझना नहीं है, बल्कि उनके दर्द और तकलीफ़ों को महसूस भी करना है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 13 नंबर है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्न में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? देखते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन दिए हैं कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, या बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है, या बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसका बहुत सटीक आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए उनके साथ कौन कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं ताकि उनको तर्क करने, विश्लेषण करने, तुलना करने, अनुमान लगाने और दुविधा की स्थिति में अपना एक पक्ष चुनने की प्रक्रिया से रूबरू होने का मौका मिले। और ऐसी ही परिस्थितियों में बच्चा दूध बूथ पर हो रहे दूध उत्पादन के बारे में जिक्र करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि निम्न में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखते हैं ऑप्शन कौन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, और कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है जो वैयक्तिक विभिन्नता को महत्व देने की बात करता है। क्योंकि हर बच्चे की मानसिक अवस्था जो होती है वो अलग अलग होती है, और ऐसे में उसे बेहतर माहौल देकर उसके जागरूकता को उद्घाटित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? निम्न में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन देखते हैं। पहली दिया है कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी कि शेल्फ में रखी हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, या अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। तो ऑप्शन नंबर इसका उचित 1 ही हो जाएगा। क्यों? जिस स्कूल और कक्षा में खेलने कूदने के संसाधन के साथ साथ रंग बिरंगी किताबें मौजूद हों, उन्हें बिना किसी झिझक के कभी भी और किसी भी समय पढ़ने की स्वतंत्रता हो आदि, ऐसे स्कूल और कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा क्या होती है? समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्न में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है कि वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, या वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं,
या वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका तो उचित तो 4 है, क्योंकि पाठ्यपुस्तकों को शिक्षण का सिर्फ एक साधन माना जाता है और स्वयं NCERT यह आग्रह करती है कि पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तकों तक ही सीमित न रखा जाए। साथ ही जो पाठ्यपुस्तकें हैं एक संपूर्ण पाठ कार्यक्रम को प्रस्तुत करती हैं, जिसका शिक्षक और विद्यार्थी न सिर्फ अक्षरशः पालन करते हैं बल्कि देखने में यह आता है कि वे इस पर आवश्यकता से अधिक निर्भर भी हो जाते हैं तथा किसी अन्य सामग्री का कक्षा में इस्तेमाल ही नहीं करते। अतः पाठ्यपुस्तकें सिर्फ शिक्षा हेतु उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री हैं, इसलिए अन्य चीज़ों का भी आपको ध्यान देना होता है, अन्य चीज़ें भी पढ़नी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCF यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है क्या? व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत या मानवतावाद। क्या प्राप्त की है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्यों क्या प्राप्त की है? तो रचनावाद, यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 शैक्षिक उद्देश्य, अनुभव, संगठन और शिक्षार्थी का आकलन जैसे 4 मुद्दों को संबोधित करता है और यह स्कूली शिक्षा ने रचनावाद जैसे ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये इसको प्राप्त किया है इसने। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित रहें, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। तो कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, तो आप यदि इसका क्या होता है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो है कि माइकल जे जूसियस, फिर से नाम सुनिए, माइकल जे जूसियस के अनुसार अभिप्रेरणा स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को इच्छित करने के लिए प्रोत्साहित करने की क्रिया है अथवा वांछित प्रतिक्रिया है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर है कि निम्न में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? कौन है? ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, या कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, या शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर इसका जो दिया है 3 ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो है बच्चों के साथ बातचीत जरूरी है। इससे उनको अपने जीवन के अनुभवों को क्लास में बाकी बच्चों के साथ बांटने का मौका मिलता है। तो शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है इसके बाद कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, या नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है 4 नंबर की बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि अनुशासन व शिक्षा ये दोनों छात्र जीवन के 2 पहलू हैं जिनके बिना अधिगम वातावरण का निर्माण करना संभव नहीं है। और छात्र जीवन में सबसे पहला सबक जो सिखाया जाता है वह होता है अनुशासन। अनुशासित व्यक्ति ही एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकता है और बेहतर अधिगम वातावरण बनाए रखने, छात्रों को कक्षा में समायोजित रखने आदि के लिए अनुशासन एक अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखते हैं कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। या तीसरा दिया है कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में प्रतिभाशालिता वंशानुगत और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अर्थात जो लक्षण बालक अपने माता पिता से प्राप्त करता है और जब वह बाहरी वातावरण के साथ साथ अंतःक्रिया करता है तो उसकी बौद्धिक क्षमता का द्विगुणित रूप से यानी कि 2 गुनी रूप से यानी दुगना विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, या निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है,
बच्चे अपने पर्यावरण पर अनुक्रिया करते हैं और विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो मनोवैज्ञानिक पियाजे का कहना है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उसका कार्य क्षेत्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि का भी विकास होता जाता है। और उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, वे अपने आसपास के पर्यावरण पर क्रिया प्रतिक्रिया भी करते हैं और उनका विकास क्या होता है, गुणात्मक चरणों में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर है कि निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। कौन सी नहीं है? प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, अनुत्क्रमणिता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो वो है प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर है कि के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसके अलावा खेल जो है युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसके अलावा? तो ऑप्शन देखते हैं। यह इंद्रिय या उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, या समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉनिक का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है, ये बहुत अच्छा उदाहरण हो जाएगा, ये बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? कौन सा? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 यानी कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग या लैटरल थिंकिंग भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा, ध्यान देना, तो कौन सा करता है? थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई, परीक्षण या रैंकिंग, या व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना या छात्रों की लेबलिंग, या परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना या रैंकिंग, या नेक्स्ट दिया है कि करके सीखना, परियोजना विधि या सहयोग से सीखना। तो परियोजना विधि के माध्यम से प्रगतिशील शिक्षा को अधिक बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं की जीवन है? कौन बताता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है, या जीवन सच्चा शिक्षक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका 2 यानी कि ज्ञान का अर्थ है शिक्षा या अनुभव के माध्यम से तथ्य, सूचना और कौशल प्राप्त करना, और ज्ञान किसी विषय के सैद्धांतिक या व्यवहारिक समझ का गठन करता है। और ऐसा इसलिए है कि सभी प्राणियों में वही शिक्षित है, क्योंकि सभी प्राणियों में क्या है, मनुष्य ही शिक्षित होता है, और पशुओं को हम जिस दिशा में चलने के लिए कहते हैं वह चलने लग जाते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा संभव नहीं है, वह शिक्षा प्राप्त करता है, इसलिए हर कार्य में अपनी बुद्धि व विवेक का इस्तेमाल करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है? किसे माना जा सकता है? ऑप्शन दिए हैं कि इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, या नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, या उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास कुछ अवस्थाओं में होता है और ये अवस्थाएं सार्वभौमिक होती हैं। उन्होंने नैतिक चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई, जिन्हें पुनः 2-2 चरणों में विभाजित किया गया है, और सभी चरणों का सार संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के मध्य आपसी सहयोग को पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि क्वेश्चन नंबर 29 दिया निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है किसको? उस विकास चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करते हैं, या उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया
जा सकता है। तो कौन किसको करता है? तो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक रोचक विश्लेषण प्रस्तुत करता है और वाइगोत्स्की की लोकप्रियता अपने अंतरीकरण के सिद्धांत तथा संभावित विकास क्षेत्र के कारण है, जिसमें संभावित विकास का क्षेत्र उस अंतर को रेखांकित करता है जो एक सीखने वाला खुद से कर सकता है और दूसरे की मदद से कर सकता है। अर्थात बच्चों को अगर सही दिशा निर्देश मिले तो वे कोई भी कार्य लगभग स्वयं ही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, या एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, या समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लैंगिक भूमिकाओं का पालन करता है, या स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है? ऐसे इंसान जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों लिंग हों उन्हें क्या करते हैं? उभयलिंगी इंसान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे पुरुष जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिंग हों, ऐसे उनके लक्षण हों, उन्हें हम उभयलिंगी इंसान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो है सीटेट का जो दिसंबर 2018 का पेपर हुआ था उसको हमने कवर किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। हमारे साथ लगातार बने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।